Hello, everyone, and welcome back to my channel. I hope that you all are doing well. So, today's chapter is for Standard 7, and that is the first chapter of Geographing the Environment. आपने बहुत लोगों को ये सुनते हुए सुना होगा that save environment, save water, save forest. In fact, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी हम लोग मनाते हैं 5 जून। बट ये एनवायरनमेंट है क्या? आप लोग बोलोगे मैम हमने तो बहुत बार सुना है सबको नारे लगाते हुए, फॉरेस्ट को बचाओ, पानी बचाओ, एनवायरनमेंट बचाओ, सेव इट हर जगह पर, लेकिन ये है क्या? तो वही चीज़ आज के हम लेक्चर में देखने वाले हैं, आज के हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। सो व्हाट इज एनवायरनमेंट? द प्लेस, people, things, and nature that surround any living organism is called environment. Environment यानी कि वो हर एक चीज जो हमारे आसपास होती है। अब आप लोग बोलोगे दैट हमारे आसपास तो सब कुछ है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, ट्रेन जा रही है, बस, व्हीकल्स, देन आफ्टर ट्रीज, बर्ड, ये सारी चीजें हमारे आसपास है। तो मैम ये सारी चीजें एनवायरनमेंट हो गई, ठीक है? आप लोग अभी ये मुझे क्वेश्चन पूछोगे, तो इसमें ये सारी चीजें इंक्लूडेड है, लेकिन सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय मैन एंड दैट इज पीपल, एंड सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर। जो इंसान ने बनाई है वो अलग चीज होती है, और जो नेचर से हमें मिलती है वो अलग चीज होती है। ये सारी चीजें मिलके एनवायरनमेंट बनाती है। माउंटेन, रिवर, ट्रीज, ये सारी चीजें हमें नेचर से मिली, हम नहीं गए इनको बनाने के लिए। आपने कभी देखा कि वो माउंटेन बना रहा है, उसने इतना बड़ा माउंट एवरेस्ट बना दिया? नहीं, वो सारी चीजें दैट इज अवेलेबल नेचुरली। देन आफ्टर जो रोड्स है, कार, बुक्स, ये सारी चीजें मैन मेड होती है। तो इन शॉर्ट सभी चीजें मिलके एनवायरनमेंट बनाती है। एनवायरनमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। एनवायरनमेंट जो है वो हमारा एक बेसिक सपोर्ट है। सपोर्ट यानी कि हम एनवायरनमेंट के बिना लिव यानी कि हम लोग जी ही नहीं सकते। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी है, तो आपकी बॉडी का मेन सपोर्ट क्या होता है? आपका बैकबोन। आपके पास आपका बैकबोन है, इसीलिए आप इतना स्ट्रेट इरेक्ट खड़े हो सकते हो। इन द सेम वे हमारा सपोर्ट क्या है? एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट है तो हम है, हमें ऑक्सीजन मिल रहा है तो हम सांस ले रहे हैं, हमें पानी मिल रहा है पीने के लिए, तो वो हम लोग पानी पी रहे हैं, ठीक है? ये सारी चीजें एनवायरनमेंट में अवेलेबल होती है और वो हमारी सपोर्ट सिस्टम है। नाउ योर द वर्ड एनवायरनमेंट, हमारे पास हमें वर्ड एनवायरनमेंट तो मिल गया, लेकिन ये आया कहाँ से था? तो दैट इज द फ्रेंच वर्ड। वो एक फ्रेंच वर्ड है और उसका मतलब होता है फ्रेंच में एनवायरनर, दैट मीन्स नेबरहुड। नेबरहुड यानी कि हमारे आसपास के लोग, नेबरहुड मतलब वही होता है। तो यहाँ पे एनवायरनमेंट भी वही चीज बोल रहा है, दैट हमारे आसपास की सभी चीजें, उसका मतलब होता है एनवायरनमेंट। आई होप दैट यू गॉट इट दैट व्हाट इज एनवायरनमेंट। अभी ये जो एनवायरनमेंट है वो चेंज होता है, चेंज होता जा रहा है धीरे धीरे। पहले के टाइम पे जो एनवायरनमेंट था, अभी के टाइम पे जो एनवायरनमेंट है, उसमें बहुत चेंजेस है। अभी वो सब कैसे हो रहा है? अभी आप लोग ये पूछोगे मैम चेंज कैसे हो रहा है, तो वही चीज हम लोग इस स्लाइड में देखेंगे। हाउ डू ह्यूमन बीइंग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरनमेंट? मॉडिफाई यानी कि ह्यूमन बीइंग्स किस तरीके से एनवायरनमेंट को यूज कर रहा है, उसका किस तरीके से डिसएडवांटेज उठा रहे हैं। या ह्यूमन बीइंग्स यानी कि हम खुद जो एनवायरनमेंट है उसी को हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे रीजन है कि हम इसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जैसे कि द कार फ्यूम्स pollute the air, water is collected in a pot, food is served in vessel, and land is used to build buildings, फैक्ट्रीज, सारे व्हीकल्स, ठीक है? जितने भी व्हीकल्स हम लोग लेके जा रहे हैं, तो उसमें से जो पेट्रोल का धुआं होता है वो हम क्या कर रहे हैं? उससे एयर पोल्यूट कर रहे हैं। फैक्ट्रीज आपने देखी होगी, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में से धुआं निकलता है, वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं। क्रैकर्स जो हम लोग दिवाली पे फोड़ते हैं, वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा है। नॉट ओनली दैट, वाटर को भी हम पोल्यूट कर रहे हैं। कैसे? आपने देखा होगा कि जो फैक्ट्रीज होती है, इसमें मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो ये वीडियो है, उसमें आप देख सकते हो, जो फैक्ट्रीज है उसमें से गंदा पानी निकलता है। तो वो गंदा पानी डायरेक्टली कहाँ पे जाता है? पाइपलाइन की हेल्प से वो डायरेक्ट रिवर में फ्लो किए जाते हैं।
तो इस तरीके से पानी जो है वो भी पॉल्यूट हो रहा है। Human beings make car, mills, factories and manufacture containers. This is how human beings modified natural environment. ठीक है, इस तरीके से ह्यूमन बींग्स यानी कि हम लोग, मैंने पहले भी बोला था, इस तरीके से हम लोग एनवायरनमेंट को गंदा कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें देखी जाए तो ये सारी चीज़ें जो हम लोग कर रहे हैं वो नहीं करनी चाहिए, बिकॉज जो पहले का टाइम था बहुत ही प्योर एनवायरनमेंट था, पहले के बहुत साल पहले, लेकिन अभी हमें वैसा एनवायरनमेंट नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से तो हम लोग बोल सकते हैं दैट जैसे ही टाइम स्पेंड होते जा रहा है एनवायरनमेंट भी उतना ही गंदा होता जा रहा है। इसका मेन रीज़न क्या है पता है? डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जो फॉरेस्ट है उसको काट दिए जा रहे हैं बिल्डिंग्स बनाने के लिए, मल्टीनेशनल बिजनेस हब्स बनाने के लिए। तो फॉरेस्ट एरिया को कट डाउन करने से बहुत ही इफेक्ट पड़ता है एनवायरनमेंट। चलो आज से आप लोग सभी लोग प्रॉमिस करना दैट कोई भी आज से एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं करेगा। सो फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू प्रॉमिस दैट वी विल नॉट पॉल्यूट द एनवायरनमेंट। ठीक है, मतलब ये बोलने के लिए हम लोग नहीं बोल रहे, हमें करना ही है, हमें आज से एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं करना है। Now moving towards the next topic, that is components of environment. Environment के components क्या है? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं natural components हम लोग देख लेते हैं। The natural environments refer to both biotic and abiotic conditions existing on the earth. Biotic और abiotic दोनों ही natural में आते हैं, natural components में आते हैं, लेकिन ये दोनों में difference क्या है? जो biotic है वो living things को क्या बोलते हैं हम लोग, लिविंग ऑर्गेनिज्म को सिंबलाइज कर रहा है, और जो एबायोटिक है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को सिंबलाइज कर रहा है। मिल तो दोनों ही रहे हैं हमें नेचुरली, ठीक है, बायोटिक भी नेचुरल है, एबायोटिक भी नेचुरल है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? आई एम रिपीटिंग अगेन, बायोटिक में नेचुरल यानी कि जो लिविंग बीइंग है, जो जी रही है, वो उसमें इंक्लूडेड है, और एबायोटिक में नॉन लिविंग बीइंग्स इंक्लूडेड है। हम लोग आप लोग वहाँ पे देख सकते हो कि एक बंदर है, एक बर्ड उड़ी जा रही है, ची ची ची, तो ये जो है वो लिविंग है। ठीक है, तो हम लोग उसको बायोटिक में डाल रहे, और उसी तरीके से बाजू में आप लोग देख सकते हो वाटर, सॉइल, रॉक, ये सारे भी नेचुरली अवेलेबल है, लेकिन वो जी नहीं रहे। ठीक है, दे आर नॉन लिविंग, तो उसको हमने एबायोटिक में डालना है। लिविंग थिंग्स विच एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, ठीक है, और नॉन लिविंग थिंग रिसोर्स, उसको हम बोलेंगे एबायोटिक। नेक्स्ट वी हैव ह्यूमन मेड कंपोनेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवील्स द एक्टिविटी, क्रिएशंस एंड इंटरेक्शन अमोंग ह्यूमन बीइंग्स। इसका मतलब क्या हुआ? ह्यूमन मेड, ह्यूमन जो है वो खुद अपने लिए रिसोर्स बना रहा है सो दैट वो खुद यूज कर सके उसको बेटर वे में। जैसे कि आपने वहाँ पे देख रहे हो आप गार्डन, तो गार्डन नेचुरली तो है ही, ठीक है, प्लांट्स और वो सब तो बनाया है ही नेचुरली, लेकिन ह्यूमन बींग्स ने और उसमें थोड़ा क्रिएशन डाल दिया, थोड़ा बहुत एक्टिविटीज डाल दी, जैसे कि बच्चों के लिए वहाँ पे स्विंग्स डाल दिए, थोड़ी बहुत गेमिंग डाल दी है, ऐसे पार्क जैसा बना दिया सर्कल में, सो दैट पीपल कैन गो देयर और वो लोग जॉगिंग कर सके वहाँ पे। तो ये हो गया थोड़ा मैन मेड। देन आफ्टर बिल्डिंग्स वो लोग बना रहे सो दैट हमारी फैसिलिटी के लिए हम वहाँ पे जाके रह सकते। फैक्ट्रीज बना रहे वो लोग ताकि हम फैक्ट्रीज में जाके सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर कर सके, तो इस चीज़ को हम लोग बोलेंगे मैन मेड। नेक्स्ट वी हैव ह्यूमन। ह्यूमन यानी कि खुद हम लोग भी एक रिसोर्स है। ह्यूमन आर ऑल्सो द कॉम्पोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, जैसे कि फैमिली, देन आफ्टर रिलीजियन, डिफरेंट रिलीजन्स जो होते हैं, एजुकेशनल, ये सारी चीज़ें ह्यूमन के रिलेटेड है। ह्यूमन इस चीज़ को क्या कर रहा है, उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पॉलिटिकल सिचुएशन, इकोनॉमिक, इस चीज़ से हम ये पता लगा सकते हैं दैट द ह्यूमन्स आर ऑल्सो द components of environment. Now next, natural environment. Natural environment जो है that is divided into 4 parts, that is lithosphere, hydrosphere, atmosphere
and biosphere. Now let us know every sphere one by one. Now look at here. Land, water, air, plants and animal comprise the natural environment. ये सारी चीजें मिलके natural environment बनाती हैं. Now let's start with the first, that is lithosphere. Lithosphere यानी कि वो वाला लेयर जो आता है जिसपे हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कि जिसपे हम लोग रह रहे हैं. आप ये वाले फिगर में से देख सकते हो, मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ. ये पूरा अर्थ है और ऊपर का जो पार्ट मैं आपको दिखा रही हूँ दैट इज लिथोस्फियर. लिथोस्फियर जो है दैट इज सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ. सॉलिड क्रस्ट बोला जाता है उसको, ऊपर का फर्स्ट टॉप लेयर. इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स and covered by the thin layer of soil. एक पतली लेयर होती है सॉइल से जिसको वो लिथोस्फियर कवर्ड है पूरा, और वो बना किससे होता है? रॉक्स एंड मिनरल्स. यहाँ पे देखो रॉक्स और मिनरल्स दोनों को मिला के लिथोस्फियर बन रहा है. इट इज एन इरेगुलर सरफेस with various landforms such as mountain, plateaus, plain, valleys, etc. यहाँ पे ये सारी चीजें आप लोग देख सकते हो कि ये एक सरफेस है, वो भी इरेगुलर. इरेगुलर मतलब कि पूरी जगह पर आपको एक ही सरफेस नहीं देखने को मिलती. ऐसा कभी पॉसिबल हुआ है कि पूरे एरिया में जो पूरा एक जोन है, पूरा एक एरिया है, वहाँ पे सिर्फ एक ही टाइप का होता है? नहीं. कहीं पे हम लोग डेजर्ट देखने को मिलते, कहीं पे हम लोग को माउंटेन्स देखने को मिलते, वैलीज, प्लेट्यू, प्लेन, तो कहीं पे सिंपल रोड्स होते हैं जिसपे बिल्डिंग्स बनाई गई होती है. ठीक है, बिल्डिंग तो यानी कि मतलब मैन मेड थोड़ा हो गया, बट इन शॉर्ट ये एक इरेगुलर सरफेस है. Landforms are found over the continent and also on the ocean floors. Landforms जो है वो continents पे देखे गए, and not only that, इस पे ocean floor भी included है. यहाँ पे आप लोग देख सकते हो the ocean floor. Lithosphere is domain that provide us forest, grassland for grazing, land for agriculture and human settlement. अब इन lithosphere जो है that is very most important. विदाउट लिथोस्फियर कुछ भी पॉसिबल नहीं है. क्यों? क्योंकि हम लोग हवा में तो नहीं उड़ सकते. ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट लिथोस्फियर शुड एक्सिस्ट. लिथोस्फियर जो है वो फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है हमें, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग. ग्रेजिंग यानी कि जो एनिमल्स होते हैं वो ग्रेज करने जाते हैं, खाना खाने के लिए जाते हैं. तो इट इज ओनली पॉसिबल ऑन दी लिथोस्फियर. इट इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ. मिनरल्स जो हमें मिलते हैं तो वो भी हमें कहाँ से मिलते हैं? लिथोस्फियर में. आपने कई बार वीडियोस में देखा होगा या तो कहीं पे सुना होगा आपने कि जो हम यहाँ पे डिग करते हैं, आप लोग ये वीडियो में देख सकते हो, मैं आपको दिखा रही हूँ. जैसे ही हम लोग अर्थ को डिग करते हैं उसमें से हमें बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं. लाइमस्टोन, मेटल्स, ऑयल, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो. ये सारी चीज़ें हम लोग को लिथोस्फियर में से मिलती हैं. चलो नेक्स्ट वी हैव हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रो यानी कि वाटर. अभी मैं आपको बोलूँ कि चलो गेस करो कि पूरे अर्थ में पानी है ही नहीं तो हमारा क्या हश्र होगा? व्हाट विल हैपन टू अस? हमारे साथ क्या होने वाला है? विदाउट वाटर तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं? कुछ भी नहीं. लाइफ ही पॉसिबल नहीं है विदाउट वाटर. नो वाटर नो लाइफ. द हाइड्रोस्फीयर रिफर्स टू वाटर. ठीक है, हाइड्रोस्फीयर किसको रिफर कर रहा है? पानी को. इट कंप्राइज वेरियस सोर्स ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर, लेक, सी, ओशन एक्सेट्रा. ये सारी चीजें मतलब कि कौन कौन सी? रिवर, लेक, सीज, ओशन जो भी है ये सब कुछ हाइड्रोस्फीयर को रिफर कर रहा है. इट इज एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म. पानी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. क्यों? बिकॉज हम लोग पानी के बिना नहीं रह सकते. गर्मी हमको जब बहुत ही लगती है, हमें प्यास लगती है, तो हम डायरेक्ट फ्रिज खोलते हैं, उसमें से ठंडा ठंडा पानी निकाल के पी लेते हैं, राइट? अगर हमारे पास पानी ही नहीं है तो हम लोग क्या पिएंगे? आप यहाँ पे भी देख सकते हो, एक वीडियो मैंने डाल रखी है. ये पूरा एक डेजर्ट एरिया है. डेजर्ट एरिया में कैसे वो लड़का घूमे जा रहा है, उसको पानी ही नहीं मिल रहा. वो थक के वहाँ पे गिर गया, बेहोश हो गया, लेकिन उसको पानी नहीं मिल रहा.
पर जैसे ही उसको पानी मिलता है तो वो उसको कंज्यूम करता है, एंड now he is able to walk, now he is able to do some kind of activities. Why? Because without water we can't even imagine our life. So that is what water is important for us. लेकिन अब लोग हम क्या कर रहे हैं पता है, पानी को ऐसे ही यूं ही ऐवे ही पूरा वेस्ट कर रहे हैं उसको। हम लोग ये नहीं देखते कि भाई वाटर जो है उसको हम लोग को सेव करना चाहिए, सो दैट इट कैन बी यूजफुल फॉर द फ्यूचर जनरेशन। बट नहीं, हमें तो बस पानी ही बिगाड़ना है। देखा जाए तो वी हैव टू सेव द वाटर फॉर द फ्यूचर जनरेशन। इनफैक्ट बहुत ही ऐसे वीडियोस आते हैं, स्लोगन आते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, सेव वाटर सेव अर्थ। अगर अर्थ पे पानी ही नहीं बचेगा तो फ्यूचर में फ्यूचर जनरेशन जो है उसको बहुत ही प्रॉब्लम होगी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट हमें वाटर को सेव करना चाहिए। अगर हमें कहीं पे भी दिखाई दे रहा है कि भाई यहाँ से जो पानी है दैट इज सिंपली फ्लोइंग ऑफ फ्रॉम द टैप, तो हमें तुरंत ही उस टैप को बंद कर देना चाहिए, हमें इसको क्लोज कर देना चाहिए। अगर कहीं पे भी ऐसा लगे कि यहाँ पे पानी जो है उसका वेस्ट हो रहा है, तो वो लोगों को हमें क्या बोलते हैं, हमें उनको सिखाना चाहिए कि भाई आपको इस तरीके से पानी को नहीं वेस्ट करना चाहिए, यू हैव टू सेव द वाटर, ताकि हम जो फ्यूचर जनरेशन है उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। उनके लिए हमें अभी से क्या है, पानी को सेव करना पड़ेगा। नॉट ओनली दैट, बट ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव द वाटर, बिकॉज हमें अर्थ पे ओनली 0.3% पानी जो है वो पीने के लिए मिलता है, क्योंकि 97.5% तो सॉल्ट वाटर है, एंड जो भी अवेलेबल है दैट इज 2.5% फ्रेश वाटर है। तो मिलता बचा कुचा हमें सिर्फ 0.3% ही है। सो दैट इज वाई इट इज इम्पॉर्टेंट कि हमें जो पानी मिल रहा है उसको हम लोग सेव करें एंड विदाउट एनी रीजन वेस्ट ना करें। नाउ मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज एटमॉस्फेयर। नाउ व्हाट इज एटमॉस्फेयर? इसका मतलब होता है कि लिथोस्फीयर के ऊपर का एक लेवल। द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ द एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। अर्थ को जो लेयर सराउंड करती है, लेयर यानी कि थिन लेयर होती है, उसको पूरा सराउंड करके रखती है, दैट इज व्हाट वी कॉल एटमॉस्फेयर। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। अर्थ में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो एटमॉस्फेयर को जो है वो पकड़ के रखती है, मतलब कि उसको होल्ड करके रखती है। नाउ व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट? इट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट सेव अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड द स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन। सन जो है वी ऑल नो दैट इट इज वेरी हॉट। अभी सन की जो रेस होती है वो डायरेक्ट ही हमारे ऊपर गिरे तो हमारे साथ क्या होगा? इनफैक्ट वी कैन नॉट बेयर द रेज ऑफ द सनलाइट। सो नाउ एटमॉस्फेयर जो है वो हमें सन की हार्मफुल रेज जो होती है उससे प्रोटेक्ट करती है, सो दैट हमें इतना जो उसकी स्क्रॉचिंग हीट है वो हमें इतनी नहीं लग सकती। इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर। अभी जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गैसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं पे जा रहे हो, आप ट्रैफिक में फंसे हो, तो ट्रैफिक में जितने भी व्हीकल्स आपको दिखाई देते हैं उसमें से धुआं निकलता है। सो दैट जो भी धुआं है वो डायरेक्ट निकल के किस में मिक्स हो रहा है? एटमॉस्फेयर में मिक्स हो रहा है, राइट? तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि भाई गैसेस है, डस्ट, डस्ट यानी कि धूल मिट्टी जो भी उड़ती है वो सारी, और वाटर वेपर्स, ये सब कुछ एटमॉस्फेयर में मिक्स होता है, कंसिस्ट होता है। The changes in the atmosphere produce changes in the weather and climate. Atmosphere में जैसे ही changes होते हैं तो weather और climate में भी हमें changes देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि जैसे ही समर सीजन होता है, ठीक है, अगर समर सीजन का एटमॉस्फेयर चल रहा है तो क्लाइमेट में चेंजेस होते हैं। कौन से चेंजेस होंगे? बहुत ही गर्मी होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि समर सीजन में कितनी धूप हमें लगती है। नेक्स्ट, अगर रेनी सीजन है तो एटमॉस्फेयर में चेंज हो रहा है, क्लाइमेट भी चेंज होगा। क्लाइमेट में हमें क्या चेंजेस देखने को मिलेगा कि भाई रेनी सीजन है तो हमें रेनफॉल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, विंटर सीजन का अगर विंटर सीजन चल रही है तो उसमें एटमॉस्फेयर में चेंजेस होगा, और उसमें क्या होगा? दैट कोल्ड ब्रीज चल रही है। सो दैट इज हाउ वी कैन से दैट कि अगर एटमॉस्फेयर में चेंजेस है तो क्लाइमेट और वेदर में भी
चेंजेस होगा ही होगा. Now, moving further to the next topic, and that is biosphere. Now, let us understand that what is biosphere. Biosphere है क्या? For example, अगर मैं आपको बोलूँ कि हमने अभी जो भी लास्ट में 3 टॉपिक पढ़े, that was lithosphere, hydrosphere and atmosphere. ठीक है, हमने वो तीनों ही टॉपिक्स जो है वो भी देखे. तो इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अगर हमें रहना है, एग्जिस्ट करना है, तो ये तीनों के तीन जो भी स्पीयर है दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. हम सिर्फ एक ही स्पीयर में नहीं रह सकते. अगर हम लोग लिथोस्फीयर में रह रहे, ठीक है, हमें आप लोग बोलोगे कि भाई हम मैम हमें लैंड तो मिल ही रही है तो हम लोग लैंड पे रह लेंगे, लेकिन हमें हाइड्रोस्फीयर की भी ज़रूर है. अगर सिर्फ हमें पानी मिल रहा है तो हम रहेंगे कहाँ पे, लैंड पे, तो लिथोस्फीयर भी ज़रूरी है. अगर हमें दोनों ही चीज़ें मिल रही है, लेकिन अगर एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा, जैसे कि हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ठीक है, तो हम लोग श्वास कैसे लेंगे, तो हम लोग ये पॉइंट में बोल सकते कि भाई हमारे लिए एटमॉस्फेयर भी इम्पॉर्टेंट है. तो दिस थ्री आर वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म. नाउ दैट इज व्हाट वी कैन से द बायोस्फीयर. प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड. ये सारी चीजें मिलके लिविंग वर्ल्ड बनाती है. कौन? Plants and animal kingdom. It is a narrow zone of the earth where land, water and air interact with each other to support life. अभी ये क्या है, एक नैरो जोन होता है. यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने एक फोटो डाल रखी है, मैं आपको थोड़ा जूम करके भी यहाँ पे दिखा लेती हूँ कि जो भी लैंड है, वाटर और एयर, ये तीनों ही इंटररिएक्ट कर रही है. मतलब हमारे रहने के लिए ये तीनों का ही होना बहुत ही ज़रूरी है. सो दैट इज़ व्हाट वी कैन से द इंटररिएक्ट विथ ईच अदर. और ये तीनों ही मिलके लाइफ सपोर्ट करती है, लाइफ को सपोर्ट करती है एग्जिस्ट करने के लिए. नाउ मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज इकोसिस्टम. Why do animals and the vegetation and the way people live vary from place to place? अभी आप लोग ये जो क्वेश्चन है उसको सुन के ये पूछोगे कि भाई प्लांट्स और वेजिटेशन है वो हर एक जगह पर अलग अलग क्यों होते हैं, एक ही टाइप के आपको क्यों नहीं देखने को मिलते. कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ कि एक रोज़ है, रोज़ का प्लांट है, तो आपको पूरी दुनिया में वो रोज़ का प्लांट क्यों नहीं देखने को मिलता, एंटार्क्टिका में आपको क्यों नहीं रोज़ का प्लांट देखने को मिलता. तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे देखने वाले, दैट वाई इट इज़ different from place to place. It is a system formed by the interreaction of all living organisms in which each other and with the physical and chemical factor of the environment in which they live. Now ये वाला जो पॉइंट है उसको बराबर समझना, ये क्या बोलना चाहता है कि जो भी सिस्टम है, मतलब एक सिस्टम बनाई रखी है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ने मिलके, तो ये जो है वो एक दूसरे के साथ इंटर रिएक्शन कर रहे हैं, मतलब कि फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स के द्वारा. अभी आप लोग पूछोगे कि भाई मैम फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स का मतलब क्या होता है. तो फिजिकल ये है दैट फिजिकल फैक्टर मीन्स दैट फूड विच वी आर कंज्यूमिंग, उसको हम लोग एक फिजिकल फैक्टर बोलेंगे. एंड केमिकल मतलब कि द एयर वी ब्रीथ, हम मतलब कि जो भी ऑक्सीजन है वो हमें ज़रूरी तो है ही ब्रीथ करने के लिए, तो उसको हम एक केमिकल फैक्टर बोलेंगे. तो ये सब लोग एक दूसरे के साथ इंटर रिएक्ट कर रहे एंड दे आर फॉर्मिंग एन इकोसिस्टम. ठीक है, ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग. ऑफ्टन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. ये सारे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने सराउंडिंग के हिसाब से रह लेते. एंड नॉट ओनली दैट, लेकिन ये सब लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है. लाइक पहला पॉइंट समझो कि सराउंडिंग के साथ वो कैसे इंटरमीडिएट करते. फॉर एग्जाम्पल एक पेंगुइन है, ठीक है, तो पेंगुइन हमें सिर्फ और सिर्फ एंटार्क्टिका में ही देखने को मिलता है. हमें कभी पेंगुइन डेजर्ट में देखने को मिला नहीं. डेजर्ट हमें सिर्फ कैमल जो है वो हमें डेजर्ट में देखने को मिलता है, हमें कभी भी एंटार्क्टिका में उसको देखने को नहीं मिला. तो उसका मतलब ये हुआ कि ये जो भी एनिमल्स है वो अपने सराउंडिंग के हिसाब से रहते.
अगर पेंगुइन को उठा के हम लोग डेजर्ट में डाल देंगे तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा। क्यों? बिकॉज वो पहले से ही बर्फ वाली एरिया में रहने के लिए हैबिचुएटेड था, इसलिए। सो दैट इज हाउ वी कैन से कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग के हिसाब से डिपेंडेंट रहता है रहने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हमें ये बोल रहा है कि एक दूसरे के ऊपर वो लोग इंटरडिपेंडेंट है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरडिपेंडेंट? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग को भूख लग रही है, देन व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट कुकिंग द फूड एंड वी आर कंज्यूमिंग इट। हम लोग खाना बना रहे हैं और हम लोग उसको खा रहे, लेकिन खाना आया कहाँ से? प्लांट में से, एनिमल में से। तो हम लोग बोल सकते हैं दैट वी आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर द फूड। इन द सेम वे, अगर एक एलिफेंट है, हार्बीवरस एनिमल्स है, उनको अगर भूख लग रही है तो वो भी डिपेंडेंट है। किनके ऊपर डिपेंडेंट है? प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट? कार्निवरस एनिमल्स जो है, दे आर डिपेंडेंट ऑन हार्बीवरस एनिमल्स। इन द सेम वे, अगर हम लोग प्लांट का एग्जाम्पल ले लें तो प्लांट भी एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है और ऑक्सीजन को बाहर डालते हैं। So here we can see that each and every living organism are interdependent on each other for their living, for their life. Next is this relation between the living organism as well as the relation between the organism and their surrounding forms an ecosystem. ये सब कुछ मैंने अभी जो बोला वो एक इकोसिस्टम फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? अगेन आई एम रिपीटिंग। तो ये फॉर्म करेगा वो कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ये चीज इकोसिस्टम बनाती है। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑन लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन, लेक्स, रिवर, ओशन एंड इवन अ स्मॉल पॉन्ड। ये इकोसिस्टम हमें हर एक जगह पर देखने को मिलता है। लाइक पॉन्ड में अगर आप लोग देखोगे तो छोटी सी एकदम छोटी वाली फिश होती है, फ्रॉग्स होते हैं, वो लोग भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। नॉट ओनली दैट, डेजर्ट में अगर आप लोग देखोगे तो वहाँ पे रेप्टाइल्स आपको देखने को मिलेंगे, बहुत अलग अलग टाइप्स के। देन आफ्टर कैमल्स देखने को मिलेंगे। माउंटेन एरियाज में भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। तो ये सब लोग मिलके इकोसिस्टम बनाते हैं। एंड नॉट ओनली दैट, इकोसिस्टम हर एक जगह पर आपको देखने को मिलती है। Now moving further to our last topic, and that is human environment. Now what human environment मतलब क्या हुआ? Like environment अभी तक आपने मैम बोला था कि भाई एटमॉस्फेयर होता है, लिथोस्फेयर होता है, ये होता है, वो होता है। अभी ये ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या है? चलो वो भी देख लेते हैं हम लोग। ह्यूमन एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? Human beings interact with the environment and modify it according to their needs. Human beings मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, एनवायरनमेंट में उस तरीके से इन्वॉल्व होते, हमारे नीड्स के हिसाब से हम लोग इन्वॉल्व होते। हमें जो चाहिए रहता है उसके हिसाब से हम लोग इन्वॉल्व होते। किसमें इन्वॉल्व होते? एनवायरनमेंट में इन्वॉल्व होते। अर्ली ह्यूमंस adopted themselves to their nature surrounding, leading a simple life and fulfilling their requirements from the nature around them. अर्ली मैंस यानी कि हम लोग बहुत पहले की बात कर ले, अर्ली ह्यूमन बींग्स की बात कर ले, तो उन लोगों के पास हमारी जितनी कोई भी फैसिलिटीज नहीं थी। हमारे जैसे उनके पास फैन नहीं थे, टीवी नहीं थी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज नहीं थी, इनफैक्ट उनके पास तो कुकिंग गैस भी नहीं था, राइट? लेकिन फिर भी वो लोग रहते थे। कैसे रहते थे? उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था नेचर को, सराउंडिंग को एक्सेप्ट कर लिया था कि अगर कोई भी फूड मिल रहा है तो कहीं पे भी बैठ जाओ, वहाँ पे फायर लगा दो और उस पर गर्म कर दो, सेक लो जो भी उसको मिल रहा है। फिर पहनने के लिए उनको जो भी लीफ वगैरह कुछ भी मिल रहा है तो उसको लपेट लो, ठीक है? लाइक इन दैट वे दे हैव एडॉप्टेड देयर सराउंडिंग। एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, एक जगह से दूसरी जगह पर घूम के, चल के, फूड के लिए जाना, मतलब उस टाइम पे उनका कोई भी प्रॉपर ठिकाना नहीं था। लाइक वी आर लिविंग इन आवर होम, हमारे पास एक घर है, हम लोग रोज बाहर जाते हैं, स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, एट द एंड हम लोग यहीं पे आते हैं हमारे घर पे। उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं था, बट स्टिल दे हैव एडॉप्टेड देमसेल्फ, राइट? नेक्स्ट,
With time, human needs grew and became more varied as they learned new ways to use and change their environment, including growing crops, domesticating animals, and leading a settled life. जैसे ही टाइम पास थोड़ा थोड़ा होता गया, गुजरता गया, वैसे ही ह्यूमन बींग्स ने एनवायरनमेंट में थोड़ा बहुत चेंजेस लाना स्टार्ट कर दिया था। उन लोगों ने सीख लिया था, धीरे धीरे वो लोग सीख रहे थे कि किस तरीके से हम अपनी जो लाइफ है उसको बेटर वे में, थोड़ा आसान तरीके से जी सकते हैं। उन लोगों ने ये भी सीख लिया था कि क्रॉप कैसे ग्रो किए जाते हैं। पहले तो कुछ भी ऐसा था नहीं और वो लोग हंट करके ही एनिमल्स को हंट करके मार के खाते थे, राइट। उस टाइम पे उनके पास ऐसी कोई भी नॉलेज नहीं थी कि यहाँ पे एग्रीकल्चर किया जा सकता है, क्रॉप्स को ग्रो किए जा सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे उन लोगों ने सीख लिया था क्रॉप्स ग्रो करना। डिफरेंट टाइप्स के जो भी क्रॉप्स आते हैं जैसे कि वीट, बार्ली, कॉटन, ये सबको ग्रो करना। नॉट ओनली दैट, उन लोगों ने ये भी सीख लिया कि एनिमल्स को हम लोग कैसे डोमेस्टिकेट कर सकते हैं। कि भाई काऊ है देन इट इज़ वेरी यूजफुल। वाई? बिकॉज काऊ हमें मिल्क देती है। डॉग्स को रखना, डॉग्स हमारे घर को गार्ड करते हैं। शिप, गोट, ये सारे एनिमल्स को भी उन लोगों ने डोमेस्टिकेट करना सीख लिया था। इनफैक्ट नॉट ओनली दैट, लेकिन उन लोगों ने एक परमानेंट सेटलमेंट भी ढूंढ लिया था। जैसे हमारा एक परमानेंट सेटलमेंट होता है कि भाई हमारा घर, इन द सेम वे उन लोगों ने भी एक ऐसा टाइप का अपने लिए सेटलमेंट ढूंढ लिया था। नेक्स्ट वॉज द व्हील वॉज इन्वेंटेड, सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस, बार्टर सिस्टम, देन आफ्टर ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलपमेंट। नॉट ओनली दैट, धीरे धीरे ये सब तो हो ही गया था, मतलब कि पहले तो उन लोगों ने अपना सेटलमेंट कर दिया एंड आफ्टर उन लोगों ने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया था। अभी ये ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग यानी कि गुड्स जो भी होते हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना और उसको वहाँ पे जाके सेल करना, उसको हम ट्रेडिंग बोलते हैं। देन आफ्टर व्हील वॉज ऑल्सो इन्वेंटेड। किस तरीके से व्हील हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। पीपल ऑल्सो स्टार्टेड द बार्टर सिस्टम। व्हाट इज बार्टर सिस्टम? चलो मैं आपको यहाँ पे एक हमारा ही एग्जांपल दे देती हूँ। आप लोग जा रहे हो मार्केट में एक चॉकलेट लेने के लिए, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, आपके पास जो 5 रुपीज़ है वो आप शॉपकीपर को दोगे और बदले में शॉपकीपर आपको 5 रुपीज़ वाली चॉकलेट देगा। लेकिन बार्टर सिस्टम में उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे तो कोई मनी और करेंसी वरेंसी कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो उस टाइम पे वो लोग क्या करते थे, अपने पास जो सामान होता है उसकी अदला बदली करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मेरे को आपके पास से सपोज कि पानी चाहिए, ठीक है। मेरे मेरे घर में पानी नहीं है, मैं आपके पास आ रही हूँ, मुझे पानी दो। तो बदले में आप मुझे क्या दे रहे हो, आपके पास जो कुछ भी मतलब आपके पास अगर सपोज कि खाने की थोड़ी बहुत चीज़ है तो आप मुझे पानी दे रहे हो या कुछ भी दे रहे हो, ठीक है। तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं बार्टर सिस्टम। यानी कि इसमें कोई भी करेंसी इन्वॉल्व नहीं होती है, गुड्स का एक्सचेंज किया जाता है। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन। धीरे धीरे इतना प्रोग्रेस करने लगे ह्यूमन बींग्स कि उन लोगों ने इंडस्ट्री का भी डेवलपमेंट कर दिया था। इंडस्ट्री में बहुत ही गुड्स जो थे वो सप्लाई करने लगे। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर। ऑब्वियसली पहले कुछ भी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज नहीं थी, लेकिन आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ द व्हील्स ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ने लगे। हम लोग अभी देख ही रहे, इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन easier and speedy across the globe. Not only that, लेकिन कम्युनिकेशन सिस्टम जो है उसको भी स्पीडी कर दिया गया था। पहले के टाइम पे फोन्स नहीं थे, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्शन कुछ भी नहीं था, सैटेलाइट नथिंग। सो वो लोग क्या यूज़ करते थे, लेटर। अगर एक दूसरे के साथ बात करना हो तो वो लोग लेटर में लिखते थे एंड देन आफ्टर एक जगह से दूसरी जगह पर लेटर के द्वारा दे यूज्ड टू टॉक टू ईच अदर। लेकिन अब के टाइम पे कम्युनिकेशन फैसिलिटीज भी बढ़ चुकी है। वी ऑल हैव द सोर्सेज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। So here we can say that this is the human environment. This chapter was quite interesting. बहुत ही
अमेजिंग मतलब कि चैप्टर था ये, हमें बहुत मज़ा आया। क्यों? बिकॉज़ इसमें हमें पूरा एनवायरनमेंट हमारा देखने को मिला, किस तरीके से एनवायरनमेंट में चेंजेस होते जाते हैं और अभी के टाइम पे एनवायरनमेंट कैसा था। सो लास्ट में मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ दैट प्लीज़ सेव एनवायरनमेंट, बिकॉज़ अगर आप लोग अभी सेव नहीं करोगे दैन फ्यूचर में बहुत ही प्रॉब्लम्स आने वाली है। सो डोंट कट ट्रीज़। आप कहीं पे भी जा रहे हो तो प्लक मत करो फ्लावर जो भी है, और हो सके तो प्लांट ग्रो करो, ठीक है? एंड आपके आजू-बाजू जितने भी लोग हैं, अगर आप लोग देख रहे हो उसको कि ये जो है वो पानी वेस्ट कर रहा है, सो here we are ending our chapter. Thank you for watching this video and we will see in our next video. Till then, bye and take care.